नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के उस हॉल की जरा कल्पना करते हैं। सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, टाइमर की उल्टी गिनती चल रही है, 30 सेकंड, 19, 18 और स्क्रीन पर लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक एकदम उलझा हुआ सवाल सामने है। हाँ, और ऐसे दबाव वाले क्षणों में अगर कोई उम्मीदवार एक्स और वाई मानकर लंबे बीजगणितीय समीकरण हल करने बैठ जाए ना, तो बस समझ लीजिए कि वो उसी वक्त इस रेस से बाहर हो गया है। बिल्कुल। और इसीलिए आज का ये डीप डाइव उन पारंपरिक और समय खाने वाले तरीकों को खिड़की से बाहर फेंकने के बारे में है। एकदम सही कहा आपने। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सच में इन जटिल गणितीय समीकरणों को हैक करने का एक खजाना है। हम लाभ और हानि के 13 ऐसे परिदृश्यों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें हम अक्सर विजुअल सब्स्टिट्यूशन के जरिए हल कर सकते हैं। विजुअल सब्स्टिट्यूशन मतलब सवाल को पढ़ना और कागज पर लंबे फॉर्मूले लिखने के बजाय दिमाग में ही उसकी एक छोटी सी तस्वीर बना लेना, है ना? हाँ बिल्कुल वही। ये केवल गणित नहीं है, मतलब ये परीक्षा में समय बचाने की एक बहुत ही शानदार कला है। तो आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इन शॉर्टकट तरीकों के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करें। लेकिन किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो शुरुआत हम सबसे बुनियादी सिद्धांतों से करते हैं। हाँ वो तो है, बिना बेसिक्स के ट्रिक्स काम नहीं आती। बिल्कुल। शुरुआत में जो सबसे पहली बात बताई गई है वो ये है कि प्रॉफिट यानी लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस या एसपी वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी से ज्यादा हो, और हानि तब होती है जब बात इसके बिल्कुल उलट हो। जी, और यहाँ एक नियम ऐसा है जिस पर पूरी की पूरी लाभ हानि की दुनिया टिकी है। वो नियम यह है कि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही की जाएगी। हमेशा सीपी पर? हाँ, जब तक कि सवाल में कोई और विशेष शर्त ना दी गई हो, प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मतलब अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जल्दबाजी में या शायद घबराहट में सेलिंग प्राइस पर प्रतिशत निकाल देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को ही आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि सीपी ही आपका असली निवेश है। अच्छा, क्या सेलिंग प्राइस पर गणना करना ही वो जाल है जिसमें परीक्षक उम्मीदवारों को फंसाना चाहते हैं? 100%। परीक्षा बनाने वाले इस मनोवैज्ञानिक दबाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे देखा जा सकता है, जो पैसा किसी चीज को बेचने पर मिला मतलब एसपी, वो तो अंतिम परिणाम है ना? हाँ, वो तो रिजल्ट है। लेकिन कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वहां से हुई जो पैसा किसी की जेब से निवेश के रूप में बाहर गया। वही निवेश वास्तविक सत्य है, वही तो कॉस्ट प्राइस है। समझ गया। इसलिए चाहे मुनाफा हो या नुकसान, उसका प्रतिशत हमेशा उसी असली निवेश यानी क्रय मूल्य पर मापा जाएगा। ये बहुत ही तार्किक बात है। निवेश ही आधार है। अब एक बहुत ही साधारण सौदे की कल्पना करते हैं जिसे स्रोत में टाइप 1 कहा गया है। कोई चीज 500 रुपए में खरीदी गई और 600 रुपए में बेची गई। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ सीधा 100 रुपए का लाभ है, मतलब 500 पर 100 रुपए का फायदा, तो 20% का सीधा लाभ हो गया। ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है। लेकिन बाजार में ऐसा सीधा सौदा कम ही होता है। अक्सर थोक व्यापारी मतलब होलसेलर जी, वो खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है और फिर वो किसी और को। जब एक ही चीज 2 बार बेची जाए तो गणित काफी पेचीदा हो जाता है ना? बहुत पेचीदा हो जाता है। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, जिसे हम टाइप 2 कहते हैं, तो आम तरीका ये होता है कि पहले कदम से नया क्रय मूल्य निकाला जाए, फिर दूसरे प्रतिशत को जोड़ा या घटाया जाए और फिर जाके अंत में नया विक्रय मूल्य निकाला जाए। बाप रे, इस पूरी प्रक्रिया में तो 2 से 3 मिनट आसानी से लग जाएंगे। हाँ, और परीक्षा में इतना समय होता कहाँ है? सही बात है। अगर मैं परीक्षा में होता तो शायद यही लंबा रास्ता अपनाता और फंस जाता। लेकिन स्रोत में इसका एक बहुत ही दिलचस्प गोल्डन रूल दिया गया है। हाँ, वो गोल्डन रूल दरअसल उन 2-3 अलग-अलग गणितीय कदमों को ना एक ही पंक्ति में समेट देता है। वो कैसे? इसमें कहा गया है कि सीधा दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है। इसके लिए बस पहली बार के विक्रय मूल्य को लेना है और उसे एक विशेष फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से गुणा कर देना है। अच्छा, और वो फ्रैक्शन क्या है? वह भिन्न है 100 प्लस या माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 प्लस या माइनस पहला प्रतिशत। मतलब लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस का इस्तेमाल करना है। इसे स्रोत में दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है।
अब अगर उसी घोड़े पर 40% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचना चाहिए? अगर हम पारंपरिक तरीके से जाएं तो पहले घोड़े का असली सीपी निकालना होगा। हाँ, लेकिन इस शॉर्टकट से तो सीधा 20,000 को 140 से गुणा करके 125 से भाग देना है। बिल्कुल। यानी 20,000 गुणा 140 बटे 125, जिसे हल करने पर सीधा 22,400 रुपये उत्तर आ जाता है। मतलब कोई बीच का सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यही विजुअल सब्स्टिट्यूशन की असली ताकत है। और देखिए, ये सिर्फ 2 बार बेचने तक सीमित नहीं है। कभी कभी एक ही वस्तु कई हाथों से गुजरती है। जैसे टाइप 3 वाले सवाल। हाँ, जैसे राम ने श्याम को 20% लाभ पर बेचा, फिर श्याम ने मोहन को 10% घाटे पर बेच दिया। ऐसे मामलों में भी एक चेन रूल काम करता है। चेन रूल? हाँ, जो मूल रूप से कंपाउंडिंग का ही एक सीधा रूप है। तो अगर राम ने वो वस्तु 1,000 रुपए में खरीदी थी तो हम सिर्फ 1,000 को 120 बटे 100 से और फिर उसके परिणाम को 90 बटे 100 से गुणा करेंगे। बिल्कुल सही। और एक झटके में अंतिम मूल्य 1,080 रुपए निकल आता है। ये तो सच में एक चेन रिएक्शन की तरह है। सटीक उपमा दी है आपने। खैर, अब हम उन सवालों की तरफ मुड़ते हैं जो छात्रों में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं। जहां कीमतों में हेरफेर होता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है। हाँ। एक परिदृश्य ये होता है कि जब किसी वस्तु को एक तय लाभ की बजाय थोड़े ज्यादा या कम लाभ पर बेचा जाए तो रुपयों में कुछ अंतर आ जाता है। इसे टाइप 4 कहा गया है। सिलस्रोत में इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए किसी वस्तु को 10% लाभ के बजाय 15% लाभ पर बेचा गया और ऐसा करने से 200 रुपए अधिक मिले, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम इस पर गौर करें, हाँ, तो प्रतिशत में जो अंतर है ना, हाँ, यानी 15 में से 10 गया तो 5% बचा। बिल्कुल वही 5% वास्तव में 200 रुपए के बराबर है। अरे वाह, ये सवाल तो प्रतिशत के अंतर और वास्तविक मूल्य के अंतर को एक तराजू में तौलने के बारे में हो गया। एकदम सही पकड़ा। तो अगर 5% 200 रुपए के बराबर है तो 1% हुआ 40 रुपए। हाँ। और हर वस्तु का अपना क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% हुआ 4,000 रुपए। वस्तु का सीपी सीधा 4,000 रुपए निकल आया। है ना कमाल? ना कोई एक्स माना, ना कोई लंबा समीकरण बनाया। सच में ये एक बहुत ही साफ तरीका है। लेकिन अब जो अगला परिदृश्य है ना, टाइप 5, वो वास्तव में मानव मस्तिष्क के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। अच्छा, वो कैसे? यह वो स्थिति है जब 2 अलग-अलग वस्तुओं को बिल्कुल समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब सेम सेलिंग प्राइस। एक पर निश्चित प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरे पर ठीक उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। ओहो, ये तो एक पूरा मायाजाल है। अगर किसी आम इंसान से कहा जाए कि एक दुकानदार ने 2 टीवी बेचे, दोनों को एक ही कीमत पर बेचा, एक टीवी पर उसे 20% का फायदा हुआ और दूसरे टीवी पर 20% का नुकसान हुआ। हाँ, तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे कि हिसाब बराबर हो गया, 0 प्रॉफिट 0 लॉस, दुकानदार न फायदे में रहा न नुकसान में। बिल्कुल। लेकिन गणित के स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमेशा नुकसान ही होगा। ये कैसे संभव है? ये तो सीधा सीधा आंखों का धोखा लगता है। ये आंखों का धोखा इसलिए लगता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि दोनों टीवी का क्रय मूल्य अलग-अलग था। उनका केवल विक्रय मूल्य समान है। मतलब बेचे एक ही दाम पर गए पर खरीदे अलग अलग दाम पर गए थे। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोनों टीवी 12,000 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेचे गए हैं। चलिए इसे आंकड़ों में उतारते हैं। कुल विक्रय मूल्य हुआ 24,000 रुपए। सही। पहला टीवी 20% लाभ पर बेचा गया था। इसका मतलब है कि उसका क्रय मूल्य 10,000 रुपए रहा होगा, क्योंकि 10,000 का 20% 2,000 होता है। ठीक है। दूसरा टीवी 20% हानि पर बेचा गया, मतलब उसका क्रय मूल्य बहुत ज्यादा रहा होगा, करीब 15,000 रुपए। 15,000 का 20% 3,000 होता है। यहाँ तस्वीर साफ हो रही है। तो दोनों टीवी का कुल क्रय मूल्य हो गया 10,000 और 15,000, यानी कुल 25,000 रुपए का निवेश किया गया था। और बेचे कितने में गए? कुल 24,000 रुपए में। बाप रे, 25,000 का निवेश और 24,000 की वापसी, सीधा 1,000 रुपए का शुद्ध नुकसान हो गया। बिल्कुल। अधिक सीपी वाली वस्तु पर जब प्रतिशत हानि होती है ना, तो उसका वास्तविक मूल्य हमेशा उस लाभ से ज्यादा होता है जो कम सीपी वाली वस्तु पर कमाया गया हो। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी स्रोत में दिया गया है, x² बटे 100%। हाँ। तो अगर 20% लाभ और 20% हानि है तो 20 गुणा 20 बटे 100 यानी 4% का नुकसान पक्का है। इसे इस तरह गहराई से समझने के बाद मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला कभी कोई भूलेगा।
इसी तरह टाइप 6 का एक और मायाजाल है जहां वस्तुओं की संख्या के आधार पर खेल होता है। वस्तुओं की संख्या? हाँ, सवाल कुछ ऐसा दिखता है। 20 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे देखते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रुपयों की बात तो हो ही नहीं रही है, तो लाभ कैसे निकलेगा। सच में ये शुरुआत में काफी उलझाऊ लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा तर्क का इस्तेमाल करें, जितने पैसे 20 पेन खरीदने में लगाए गए थे उतने पैसे सिर्फ 15 पेन बेचकर ही वापस आ गए। एकदम सही। मतलब निवेश की गई पूरी रकम वापस मिल चुकी है। अब जो 5 पेन हाथ में बच गए हैं वही तो हमारा शुद्ध लाभ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि लोग लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए उन बचे हुए 5 पेन को खरीदी गई संख्या मतलब 20 से भाग दे देते हैं। अच्छा, वो 20 को बेस मान लेते हैं। हाँ, जबकि ट्रिक ये है कि लाभ का प्रतिशत उन वस्तुओं की संख्या पर निकलेगा जो वास्तव में बेची गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 15 बेची गई वस्तुओं ने ही तो पूरा निवेश वापस किया है ना। वही अब हमारा नया आधार बन गई है। तो फॉर्मूला बनता है क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणा 100। यानी 20 - 15 बटे 15 गुणा 100। इसे हल करने पर 33 सही 1/3% का लाभ दिखाई देता है। बिल्कुल, ये सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। सच में। खैर, अब हम इस डीप डाइव के तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ एक ऐसी ट्रिक है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। हाँ, टाइप 7 और 8। सवाल अक्सर ऐसा आता है, 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी और 8 रुपए में 6 वस्तुएं बेची। अगर मैं परीक्षा में होता तो शायद पहले एक वस्तु की कीमत निकालता, मतलब ₹1.25 क्रय मूल्य और ₹1.33 विक्रय मूल्य। और उन दशमलवों मतलब डेसिमल्स में उलझकर आप पक्का कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। हाँ, वो तो है। इसका कोई ऐसा तरीका है जो इन भिन्नों या डेसिमल से बचा सके? दशमलवों में जाना ही सबसे बड़ी भूल है, और यहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आता है। ये ट्रिक असल में करती क्या है? ये अप्रत्यक्ष रूप से खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या को बराबर कर देती है। वो कैसे काम करता है? आप कागज पर एक तरफ मूल्य मतलब रुपए लिखते हैं और दूसरी तरफ वस्तुओं की संख्या, फिर उन्हें तिरछा यानी क्रॉस गुणा कर देते हैं। बीच वाली संख्याओं का गुणनफल जैसे 4 × 8 32, ये नया विक्रय मूल्य बन जाता है। अच्छा। और किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल जैसे 5 × 6 30, ये नया क्रय मूल्य बन जाता है। अरे वाह, यानी हमने ये मान लिया कि 30 रुपए की लागत आई और 32 रुपए मिले। एकदम सही। और फिर सीधा फॉर्मूला लगाइए, 32 - 30 बटे 30 गुणा 100। लाभ आ गया 6 सही 2/3%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने बिना किसी जटिल भिन्न के बेस को ही समान कर दिया। ये बहुत ही प्रभावी है ना? इसके बाद टाइप 9 का एक और परिदृश्य आता है जहां मूल्य में कमी या वृद्धि होने से खरीदी जाने वाली मात्रा पर असर पड़ता है। जैसे वो चावल वाला उदाहरण, चावल 25% महंगा हो गया, जिसकी वजह से एक परिवार को 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिला। यहाँ चावल का नया भाव निकालना होता है। हाँ, इसके लिए जो लॉजिक इस्तेमाल होता है वो ये है कि जो पैसा दिया है यानी 400 रुपए, उसका 25% कितना होता है? 100 रुपए। ठीक है। इसका मतलब है कि अब वही चावल खरीदने के लिए 100 रुपए और चाहिए, लेकिन वो 100 रुपए तो है नहीं, इसलिए 10 किलो चावल कम मिला। मतलब उस 10 किलो चावल की कीमत आज की तारीख में 100 रुपए है। बिल्कुल। तो 1 किलो का नया भाव सीधा 10 रुपए प्रति किलो हो गया। ये तो बिना पेन उठाए हल हो गया, मतलब दिमाग में ही सॉल्व हो गया। यही तो इस ट्रिक की खासियत है। लेकिन अब मैं उस चीज की बात करना चाहता हूं जिसका मुझे श्रुत पढ़ते हुए बेसब्री से इंतजार था। मैजिक फॉर्मूला टाइप 10। मैजिक फॉर्मूला। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी वस्तु पर लाभ का प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के ठीक बराबर हो। उदाहरण के लिए, एक वस्तु 24 रुपए में बेची गई। इस फॉर्मूले के अनुसार CP बराबर 10 गुणा √25 + SP - 50। सही है। अगर फॉर्मूले में 24 रखें तो 25 और 24 जुड़कर 49 होते हैं। 49 का वर्गमूल 7 होता है। 10 का 7 से गुणा किया तो 70, और उसमें से 50 घटाए तो 20 रुपए। उत्तर आ गया। एकदम आ गया। 20 रुपए की चीज पर 20% का लाभ, यानी 4 रुपए का लाभ, और वो 24 रुपए में बिक गई। ये सच में किसी जादू जैसा लगता है। जी हाँ, ये पूरी तरह सटीक बैठता है।
परीक्षा में अगर कोई इसे बेसिक तरीके से यानी x मानकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बैठे तो शायद 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ 25 और 50 के स्थिर अंकों के इर्द गिर्द बुना गया एक गणितीय रट्टा है या इसके पीछे कोई ठोस बीज गणितीय लॉजिक है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ये है कि हर जादू के पीछे एक विज्ञान होता है। अच्छा। ये कोई मनगढ़ंत रट्टा नहीं है। जब आप इस शर्त को समीकरण में लिखते हैं तो वो बनता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का उतना ही प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य। जब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर विधि का उपयोग करते हैं तो a + b होल स्क्वायर का सिद्धांत काम में आता है। इस पूरी बीजगणितीय प्रक्रिया में 25 और 50 स्वतः ही समीकरण से बाहर आ जाते हैं। ओहो, मतलब ये मैजिक फॉर्मूला असल में उस लंबी प्रक्रिया का अंतिम छनावा रूप है। बिल्कुल, आपको बस सीधा परिणाम याद रखना है। अद्भुत। खैर, अब हम इस चर्चा के सबसे एडवांस्ड और वास्तविक दुनिया के सबसे करीब वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। ऐसे सौदे जहां शर्तें पूरी तरह बदल दी जाती हैं, जिन्हें हम टाइप 11 कहते हैं। हा? जैसे एक सवाल आता है, पहले 20% का लाभ हो रहा था, अगर उसे 10% कम में खरीदा होता और 14 रुपए अधिक में बेचा होता तो 25% लाभ होता। ऐसे सवालों को हल करना अक्सर छात्रों के लिए बुरे सपने जैसा होता है, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बदल रहे हैं। सच में ये काफी कंफ्यूजिंग है। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा फॉर्मूला दिया गया है जो एक झटके में 2 अलग-अलग आधारों को संतुलित कर देता है। इस लंबे फॉर्मूले के पीछे का तर्क यह है कि हम वास्तविक मूल्य और काल्पनिक मूल्य के बीच का अंतर निकाल रहे हैं। इसके अंश में, मतलब न्यूमरेटर में, हम उस अतिरिक्त पैसे को रखते हैं, जैसे कि 14 रुपए, और हर में यानी डिनोमिनेटर में हम दोनों स्थितियों के लाभ प्रतिशत के अंतर को संतुलित करते हैं। मतलब ये फॉर्मूला परीक्षा के माहौल में कई पन्नों की कैलकुलेशन और गलतियों से साफ बचा लेता है। एकदम सही। इसके बाद टाइप 12 में अनुपात यानी रेशो आधारित प्रश्न आते हैं, जो दिखने में डरावने हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं। हाँ, अगर दिया है कि SP और CP का अनुपात 5:4 है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब है कि 4 रुपए में खरीदकर 5 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ, 1/4 किया और सीधा 25% लाभ आ गया। बिल्कुल। इसी तरह टाइप 13 में एक मिश्रण विधि या एलिगेशन मेथड दिया है। हाँ, एलिगेशन बहुत ही उपयोगी टूल है। ये तब काम आता है जब 2 अलग-अलग प्रतिशत लाभ या हानि को मिलाकर एक ओवरऑल प्रतिशत दिया हो। एक उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए पहली घड़ी पर 12% लाभ, दूसरी पर 18% लाभ और दोनों को मिलाकर 15% का औसत लाभ हुआ। तो बस इन्हें तिरछा घटा लेना है। 18 में से 15 गया, बचा 3, और 15 में से 12 गया तो भी बचा 3। अरे वाह, तो अनुपात 3:3 यानी 1:1 हो गया। हाँ, इसका मतलब दोनों घड़ियों की कीमत बिल्कुल बराबर थी। ये बहुत ही एलिगेंट तरीका है। लेकिन अब हम आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा और सबसे दिलचस्प विषय पर, बेईमान व्यापारी या द डिसऑनेस्ट डीलर। ओ, ये तो सबका फेवरेट है। यह वास्तव में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। परिदृश्य ये है कि एक व्यापारी बड़े गर्व से दावा करता है कि वो अपना सामान बिल्कुल खरीद भाव पर ही ग्राहकों को दे रहा है, कोई मुनाफा नहीं कमा रहा। लेकिन पीछे से वो 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। हाँ, यहाँ एक आम इंसान तुरंत सोचता है कि व्यापारी ने 50 ग्राम की चोरी की, तो 1000 ग्राम पर 50 ग्राम यानी उसने सीधा 5% का मुनाफा कमाया। लेकिन गणित के स्रोत कहते हैं कि ये मुनाफा 5% से ज्यादा यानी 5.26% होता है। ऐसा क्यों? क्या यही वो अदृश्य गणित है जिसके कारण व्यापारी हमेशा फायदे में रहते हैं और ग्राहक को पता भी नहीं चलता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आधार किसे मानते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग लाभ की गणना उस असली वजन पर यानी 1000 ग्राम पर करते हैं जो ग्राहक के दिमाग में है। लेकिन जरा सोचिए, उस व्यापारी की दुकान से वास्तव में कितना सामान बाहर गया? सिर्फ 950 ग्राम। बिल्कुल, व्यापारी की जेब से केवल 950 ग्राम की लागत ही लगी है। जो 50 ग्राम उसने बचाए या चुराए वो उसका शुद्ध लाभ है। लेकिन ये लाभ उसने 1000 ग्राम का निवेश करके नहीं, बल्कि केवल 950 ग्राम का निवेश करके कमाया है। ओहो, तो गणित के हिसाब से उसका क्रय मूल्य तो 950 ग्राम ही है। एकदम सही। इसलिए फॉर्मूला बनता है कुल त्रुटि बटे गलत तौल की मात्रा
गुणा 100, यानी 50 को 1000 से नहीं बल्कि 950 से भाग देना है। 50/950 गुणा 100। हाँ, 1000 ग्राम तो सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है जो उसने ग्राहक की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल किया। असली खेल उस 950 ग्राम पर चल रहा है जो उसकी दुकान से निकला है। अद्भुत। मतलब हमेशा गलत तौल को ही आधार मानकर भाग देना है। ये केवल एक ट्रिक नहीं, ये व्यापार के मनोविज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। तो कुल मिलाकर आज हमने इन 13 अलग अलग परिदृश्यों और शॉर्टकट्स को खंगाला। हमने देखा कि कैसे गोल्डन रूल 2 बार बेची गई वस्तुओं की लंबी गणना को छोटा कर देता है, कैसे समान विक्रय मूल्य हमेशा एक अदृश्य हानि लेकर आता है। हाँ, और कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वस्तुओं की संख्या को बराबर कर देता है, और कैसे मैजिक फॉर्मूला बीजगणित को पूरी तरह से बायपास कर देता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ये तरीके सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा पास करने की कुंजियां नहीं है, ये संख्याओं के पीछे छुपी सच्चाई को देखने का एक स्पष्ट नजरिया है। सही कहा। परीक्षा हॉल में जब समय के खिलाफ दौड़ चल रही होती है ना, तो ये विजुअल सब्स्टिट्यूशन के तरीके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। जब उम्मीदवार इन पर महारत हासिल कर लेते हैं ना, तो वे सवाल पढ़ते ही उसका समाधान देखने लगते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ परीक्षा हॉल में ही क्यों, रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो गणित हमारे चारों ओर बुना हुआ है। वो तो है। आज के इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा कल्पना करें, यदि कोई भी इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में इन गणितीय शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर पाता, तो क्या होता? मतलब एक अलग ही नजरिया मिल जाता। हाँ, अगली बार जब किसी बड़े शॉपिंग मॉल में फ्लैट 50% डिस्काउंट का बड़ा सा चमकदार बोर्ड लगा दिखे, तो क्या दिमाग ये नहीं सोचेगा कि इस लुभावने ऑफर के पीछे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का असली मायाजाल क्या है? बिल्कुल सोचिएगा। या अगली बार जब कोई दुकानदार बहुत अपनेपन से कहे कि भाई साहब, आपको तो मैं एकदम खरीद भाव पर ही सामान दे रहा हूं, तो क्या दिमाग में उस बेईमान व्यापारी वाले परिदृश्य की घंटी नहीं बजेगी? बजनी ही चाहिए। कहीं तराजू में या आधार में ही तो कोई खेल नहीं हो रहा। संख्याओं पर सवाल उठाना जारी रखें, क्योंकि भले ही इंसान झूठ बोल ले, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो गणित कभी झूठ नहीं बोलता।